हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। एग्जाम स्पेशली हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस पी का नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट का बैच भी अनाउंस हो चुका है, वैकेंसीज भी अनाउंस हो चुकी हैं। जीएस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जीएस जीके का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो एग्जाम हुआ था 27 अगस्त 2019 को और शिफ्ट थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जान लेना कि जीएस में कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी और टॉपिक वाइज भी। तो चलेगा, क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं और हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, बगुरम्बा इज वन ऑफ द पॉपुलर डांस फॉर्म परफॉर्म्ड बाय बोडो वुमेन विद विच स्टेट इट इज एसोसिएटेड विद। बगुरम्बा बोडो महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत लोकप्रिय नृत्य रूप में से एक है। ये किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? बगुरम्बा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया है और आपके सिलेबस में जो है ये मेंशन भी है। आर्ट एंड कल्चर 20 क्वेश्चन जो जीएस के आने हैं, यहाँ से कम 3 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ से इस टॉपिक से पूछे जाने हैं। बगुरम्बा जो है वो बोडो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किस राज्य से जुड़ा हुआ है ये नृत्य का रूप? तो आंसर क्या होगा? ये जो है असम राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। किस राज्य का? असम राज्य से। और इसे जो है किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पेपर में अगर आए तो आप सब आंसर करिएगा, इसे बटरफ्लाई डांस के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में तितली नृत्य के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है? तो बगोरम्बा को जाना जाता है। इसके साथ साथ आप असम के मेरे साथ कुछ याद कर लीजिएगा। असम का एक क्लासिकल डांस है जिसे सतरिया कहते हैं। सतरिया इज ए क्लासिकल डांस ऑफ असम। ये बहुत खास रहने वाला है एग्जाम में। सतरिया क्लासिकल डांस है। इसके साथ जो है बिहू को जरूर याद रखिएगा। साल में 3 बार बिहू को मनाया जाता है। 3 बार बिहू फेस्टिवल जो है वो साल में, बिहू, बगुरम्बा और सतरिया। इस क्वेश्चन से इन 3 बातों को आप सब जरूर ध्यान रख लीजिएगा। बगुरम्बा किस जाति की महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है? तो ये बोडो जाति की महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। इसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे बटरफ्लाई डांस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाऊं। नेक्स्ट देखिएगा, झूरी म्यूजिक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये भी आर्ट एंड कल्चर से हुआ। झूरी संगीत निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? ये म्यूजिक से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड से। सही आंसर क्या हो जाएगा? झूरी जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे बी सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश से आप सब याद कर लीजिएगा, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। कथक डांस किस राज्य से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश से। इसके साथ साथ आप याद कर लीजिएगा, रास लीला, ये भी किस राज्य से है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश से। पंजाब से आप सबसे पूछा जाएगा किकली। किकली जो है वो किस राज्य से है? तो पंजाब से। इसके साथ साथ आप सबको पता होगा भांगड़ा, अगर आप सबसे पूछा जाए भांगड़ा इज ए फोक डांस किस राज्य से? ये भी हो गया है आपका पंजाब राज्य से। अगर पूछा जाए गतका, ये मार्शल नृत्य है, गतका किस राज्य का है? तो ये भी जो है पंजाब राज्य से जुड़ा हो गया है गतका। इसके साथ साथ जो है लाठी को भी याद कर लीजिएगा। लाठी, लाठी की खास बात और है, ये वेस्ट बंगाल का भी मार्शल नृत्य है। वेस्ट बंगाल का भी मार्शल नृत्य है। युद्ध नृत्य के रूप में इसे जाना जाता है भाई। एक मार्शल डांस के रूप में आप इसे जरूर याद रखिएगा, मार्शल डांस। तो इस क्वेश्चन से हम सब ने क्या देखा कि पहला तो आप सबसे पूछा था झूरी म्यूजिक जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आप सबका आंसर होगा झूरी म्यूजिक हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से कथक डांस को याद करिएगा और रासलीला को याद कर लीजिएगा। पंजाब से आप सबको पढ़ना है गतका, एक मार्शल नृत्य है पंजाब का। उसके साथ साथ लाठी भी पंजाब का एक मार्शल नृत्य है और लाठी वेस्ट बंगाल का भी मार्शल नृत्य है। उसके बाद किकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डी ट्रिपल एस पी ने आप सबसे एग्जाम में पूछ रखा है, किकली जरूर ध्यान रख लेना है। और किकली एसएससी के भी एग्जाम में बहुत बार आया है। भांगड़ा भी आप सबको पता है, गिद्दा भी आप सबको पता है, किस राज्य से जुड़ा हुआ है? गिद्दा और भांगड़ा ये पंजाब राज्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। ऑप्शन बी हमारे यहाँ से सही आंसर होगा। टॉपिक और क्वेश्चन गिनते जाइएगा। ये स्टैटिक जीके आर्ट एंड कल्चर से दूसरा क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये देखिएगा, लोसार, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में यहीं से पूछे जाने हैं। लोसार महोत्सव जो है इज सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ मोनपा ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। लोसार त्योहार जो मोनपा जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? लोसार महोत्सव। जब आप ऊपर से भारत के मैप को भी देख के आते हैं इस तरीके से, यहाँ पे ऊपर लद्दाख है, उसके नीचे हिमाचल हुआ, उसके नीचे उत्तराखंड है,
यहाँ पे राज्य है आपका सिक्किम, सिक्किम हुआ, और लास्ट वन जो है वो अरुणाचल है, और यहाँ पे इसके साथ ही जो है अरुणाचल के नीचे असम राज्य है। अब यहाँ से एक चीज आप सबको बता देता हूं, जो लोसार यहाँ पे लिखा हुआ है, लोसर या लोसार महोत्सव या त्योहार, ये जो है ये तिब्बतियन नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तिब्बतन न्यू ईयर के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, तिब्बतियन न्यू ईयर। अब ये किन किन राज्यों में मनाया जाता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर वाले राज्यों में ये किस में मनाया जाता है, लद्दाख में। उसके बाद सेकंड वन किस में मनाया जाता है, ये लद्दाख में हो जाएगा, नेपाल में भी है। उसके बाद ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप सब ध्यान रखेंगे, अरुणाचल और असम के भी कुछ हिस्से में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे 4 आंसर। अब प्राइमरी रूप से आप मुझे बताओ क्या इसमें कोई दिया गया है, ऐसा नहीं। प्राइमरी रूप से अगर पूछा जाएगा, मैंने कहा ना असम के कुछ हिस्से में है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है लोसार महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश में लोसार के साथ अगर आप सबसे पूछे लोसूंग, तो भी आप सब क्या आंसर कर दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश आप सबका आंसर होगा। लोसार महोत्सव जो है इसके दौरान याक नृत्य किया जाता है। कौन सा डांस किया जाता है भाई, तो याक डांस, ध्यान रखिएगा, याक डांस। और अगर आप सबसे पेपर में पूछे याक डांस जो है वो किस राज्य से या किस यूटी से संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये लद्दाख से संबंधित हो गया है। अगर अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं होता और सिक्किम होता तो हम लोग सिक्किम आंसर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तिब्बतियन, इस क्वेश्चन से हम सबने क्या सीखा, तिब्बतियन न्यू ईयर के नाम से किसे जाना जाता है, तो लोसार महोत्सव हो गया है। कहां पे मनाया जाता है, प्राइमरी रूप से अगर पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, फिर लद्दाख है, कुछ हिस्सा असम का भी है। इस फेस्टिवल के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है, डांस कौन सा किया जाता है, तो आंसर क्या कर दीजिएगा, याक डांस किया जाता है। और याक डांस सेम राज्यों के साथ आप इसे याद रख लीजिएगा, लोसार या लोसर महोत्सव। और लोसूंग आएगा तो आंसर क्या कर दीजिएगा, लोसूंग होगा तो आंसर हम लोग करेंगे अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है ओणम फेस्टिवल। अगर आप सबसे पूछे ओणम फेस्टिवल कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर क्या कर दीजिएगा, केरल में जो है ओणम। ठीक है, केरल ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद अब तक आप सबने देखा 3 क्वेश्चन आप सबके आर्ट एंड कल्चर से पूछे जा चुके हैं 20 में से। आगे बढ़ेंगे फिर, नेक्स्ट देखो क्या है, रेपो रेट क्या है, व्हाट इज रेपो रेट। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म रेट एट विच बैंक लेंड्स टू आरबीआई। देखो आरबीआई दो ही काम हो गए यहाँ पे, आरबीआई या तो पैसा जो है वो कॉमर्शियल बैंक को देगा या फिर कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेगा, है ना। अब वो जिस बैंक पे, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कॉमर्शियल जो हमारे वाणिज्यिक बैंक है उनको पैसा देता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं रेपो रेट। क्या कहा जाता है दोस्तों, रेपो रेट कहा जाता है। दूसरा, अगर कभी भारत के आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है इसको जरूरत अगर पड़ जाए कॉमर्शियल वाणिज्यिक बैंकों से पैसा लेने की, तो ये किस रेट पे लेगा, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। एट प्रेजेंट अगर आप सबसे पूछे तो रेपो रेट जो है वो 6.5% है, और रेपो रेट जो है रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है। 3.35% के साथ आप इसे ध्यान रखेंगे। यानी यहाँ पे पूछा रेपो रेट, रेपो रेट क्या होती है भैया, आरबीआई अगर कॉमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है, जब कभी भी कॉमर्शियल बैंक को बहुत कम समय के लिए जरूरत पड़ जाए फंड की, तो आरबीआई से लेता है, और वो रेट भी आरबीआई पैसा देगा तो बदले में ब्याज भी लेगा, और वो ब्याज जो लेता है वो किस पे लेता है, 6.5%। यानी एट प्रेजेंट वो रेपो रेट है। अगर पूछे कि रेपो रेट कितनी है एट प्रेजेंट, तो आंसर करिएगा 6.5%। और रिवर्स रेपो रेट अगर पूछेगा तो आंसर करिएगा 3.35% रिवर्स रेपो रेट है एट प्रेजेंट। ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसके लिए आरबीआई जो है उनकी सिक्योरिटी को बाई कर लेता है, बाइंग देयर सिक्योरिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक। और ये जो लोन होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो शॉर्ट टर्म रेट एट विच बैंक लेंड्स टू आरबीआई, आरबीआई को पैसा देते हैं क्या, शॉर्ट है शॉर्ट टर्म रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक। ये आरबीआई जो है कुछ समय के लिए कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता है। शॉर्ट टर्म रेट एट विच गवर्नमेंट लेंड्स टू बैंक, यानी गवर्नमेंट का नाम आया तो यहाँ पे गलत हो गया है। एंड शॉर्ट टर्म रेट एट विच बैंक प्रोवाइड्स लोन टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को लोन दे रहा है, ये भी गलत हो गया। तो सीओडी तो गलत हो गए हैं, तो ऑप्शन 2 ही बचे हैं, और दूसरा ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर होगा। अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता है कुछ समय के लिए उधार,
तो वो किस रेट पे देगा, रेपो रेट पे। एट प्रेजेंट रेपो रेट 6.5% है। और अगर कॉमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से लेगा, अगर आरबीआई को जरूरत पड़ती है तो कॉमर्शियल बैंक से जिस दर पे पैसा उधार लेगा उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, जो 3.35% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं इसके बाद फिर हम लोग। Which among the following fiscal policies is adopted by the government to control inflation? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित राजकोषीय नीतियों में से किसे अपनाया है? मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन हो गया है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करे? अब देखिएगा, इन्फ्लेशन अगर आप सब समझ गए हैं तो आप सब इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि अगर बहुत ज्यादा जॉब मिल गई है, किसी मोर जॉब्स, मतलब हर घर में सबके पास जॉब है, या फिर क्या हो गया है, दूसरा ऑप्शन ये हो गया है कि भैया सैलरी बहुत बढ़ गई है, या फिर सीधा सीधा कहिएगा इनकम बहुत बढ़ गई है लोगों की। अब जब लोगों की इनकम भी बढ़ गई है और उनकी जॉब भी बढ़ गई है, प्लस का निशान लगा देते हैं, इनकम बढ़ गई है यानी घर लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है। अब जब पैसा आ गया है तो फिर वो क्या करेंगे, भी वो खरीदारी करेंगे। खरीदारी करेंगे तो मतलब उनकी डिमांड बढ़ गई है, तो इससे क्या होगा, डिमांड ज्यादा हो गई है ना। अब डिमांड ज्यादा हो गई है मार्केट में, तो इस वजह से क्या होगा कि कंपनियां क्या काम करेंगे, फिर कंपनी जो है जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, यानी मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, वो इंडस्ट्रीज जो है भाई वो अपना प्राइस बढ़ा देंगी। क्या बढ़ा देंगी, प्राइस इंक्रीज कर देंगी। अब सरकार को क्या करना चाहिए कि भैया ये सब चीजें काबू आ जाए, तो सरकार को क्या करना चाहिए, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो लोगों पे टैक्स लगा दो। क्या कर दिया जाए, टैक्स लगा दिया जाए। इस वजह से तो देखो, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्या गवर्नमेंट के खर्चों को बढ़ा देना चाहिए, नहीं। इंक्रीज रेट ऑफ टैक्सेज, इन डिक्रीज रेट ऑफ टैक्सेज, डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेज, तो इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेज, है ना। कर की दर को बढ़ा के जो है मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेज, टैक्सेज की दर को बढ़ाकर क्या कर देंगे, मुद्रास्फीति को यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे, बी सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। जो ये इस तरीके की चीजें अगर बहुत ज्यादा स्केल के ऊपर होने लगती है ना, उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, अगर लार्ज स्केल पे ऐसा हो। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज वर्नियर कैलिपर मेजर, वर्नियर कैलिपर क्या मापता है? ये हो गया भैया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन, यानी यहां से आप सबसे क्वेश्चन पूछा भैया साइंस से। साइंस से आप सब मान के चलिएगा कि 2 या फिर 3, मैक्सिमम 3, नहीं तो 2 क्वेश्चन आप सबसे साइंस से पूछे जाएंगे। वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, टेम्परेचर मापने के लिए, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है ना, तापमान मापने के लिए। साउंड किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है, डीबी, इसके लिए डेसिबल मीटर होता है, डेसिबल मीटर में साउंड को मापा जाता है। टेम्परेचर थर्मोमीटर में मापा जाता है, थर्मोमीटर में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। स्पीड और लेंथ, स्पीड तो जैसे बाइक और गाड़ियों की स्पीड होती है तो इसके लिए स्पीडोमीटर होता है ना, स्पीडोमीटर। बचा क्या है, लेंथ। तो वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो वर्नियर कैलिपर जो आप सब देखा होगा, ये लेंथ भी मापता है, ये डायामीटर भी मेजर करता है। लेंथ के साथ साथ कौन क्या मेजर कर लेता है, डायामीटर भी। और कौन से भाई, दोनों, एक्सटर्नल डायामीटर भी और इंटरनल डायामीटर भी, यानी आउटर और इनर दोनों डायमीटर ये माप सकता है वर्नियर कैलिपर। टेम्परेचर आप सबको पता है थर्मोमीटर मेजर करता है, और साउंड डेसिबल में मापी जाती है तो डेसिबल मीटर आप सब कह सकते हैं। और लेंथ के लिए आप इसे कह सकते हैं कि लेंथ को मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर, लंबाई को भी डायमीटर को भी, वो डायमीटर दोनों माप सकता है ये। उसके बाद है आपका यहाँ पे स्पीड भी हो गया, साउंड भी हो गया, टेम्परेचर भी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी, एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर जो है रक्त मौजूद होता है, ये आप सबके लिए है भाई। इसका आंसर आप सब कमेंट करके बताएंगे और ये आप सबको पता होना भी चाहिए। फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी, एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर रक्त मौजूद होता है। ये भी साइंस का हो गया, लगातार 2 क्वेश्चन यहाँ पे साइंस के। पैटर्न में भी कोई बदलाव नहीं आया, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, which among the following countries continents has the highest number of countries, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। ये बहुत बार पूछा गया है। कंटिनेंट पे 3-4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। कंटिनेंट पे अगर पहला एक क्वेश्चन आप सब मान लीजिएगा, एक पूछता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी वोल्केनो नहीं है, वोल्केनो नहीं है, ऐसा महाद्वीप कौन सा है। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें डेजर्ट, रेगिस्तान नहीं है,
जिसमें डेजर्ट रेगिस्तान नहीं है, ऐसा महाद्वीप कौन सा है? सबसे ज्यादा देशों की संख्या किसमें है? और एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो है सबसे लार्जेस्ट कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो ऐसे कई तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे पहले वोल्केनो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो आंसर करिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। रेगिस्तान किसमें नहीं है? तो यूरोप में जो है रेगिस्तान नहीं है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा हो गया है? एशिया जो है आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा। और देशों की संख्या सबसे ज्यादा अगर किसी महाद्वीप में है तो वो किसमें है? अफ्रीका में। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे? डी इस क्वेश्चन का सही। आप सब रेगिस्तान और दूसरे नंबर पे जो है वोल्केनो, डेजर्ट और वोल्केनो का जरूर ध्यान रख लीजिएगा। वोल्केनो किसमें नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं है। और डेजर्ट किसमें नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप में डेजर्ट नहीं है, रेगिस्तान नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देशों की संख्या सबसे ज्यादा किस महाद्वीप में है? तो आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में जो है देशों की संख्या सबसे ज्यादा है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द उकाई डैम लोकेटेड? उकाई बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ज्योग्राफी से सबसे इंपॉर्टेंट आप सब कह सकते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, रिवर वाला टॉपिक हो गया, डैम वाला टॉपिक हो गया, जलप्रपात है, वाटरफॉल कह दिया इनको। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं भाई। तो उकाई डैम किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर स्थित है? अगर आप सबसे पूछा जाए तो आप सब क्या आंसर करेंगे? उकाई डैम भी, और ऐसा ही एक डैम है काकरापारा। उकाई और काकरापारा, ये दो डैम हैं। ये किस राज्य में स्थित है? आप सबको बताऊं, ये ताप्ती नदी के ऊपर स्थित है भाई। कौन सी नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर स्थित है। और राज्य का नाम अगर पूछिए तो दोनों ही जो हैं वो गुजरात राज्य में स्थित हैं। ताप्ती नदी पर है और दूसरा गुजरात राज्य में स्थित है। उकाई और काकरापारा दोनों किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर स्थित है। नदी टप गई ताप्ती, ऐसा करके आप सब याद भी रख सकते हो। ताप्ती नदी का उद्गम बताइएगा, ओरिजिनेट कहां से होती है ताप्ती नदी? ताप्ती नदी का जो है ओरिजिन कहां से होता है? धूपगढ़ी से। कहां से इसका उद्गम होता है भाई? तो धूपगढ़ी से जो है इसका उद्गम होता है। धूप में नदी तप गई ताप्ती, एक बार बोल लीजिएगा, आप सबको याद हो जाएगा कि धूपगढ़ी से जो है ताप्ती नदी का उद्गम होता है। चलो आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद Which among the following is the oldest mountain range of India? दो लगातार साइंस के क्वेश्चन आए। पहले तीन क्वेश्चन आप सबने देखे होंगे, अभी तक 10 क्वेश्चन आए, आप सबने देखा। तीन क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछे हैं। ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न चलेगा, ध्यान रखिएगा। तीन क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से हो गए हैं। दो क्वेश्चन जो आप सबने देखा तो ये इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं, इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। उसके बाद दो क्वेश्चन जो आए थे लगातार साइंस से आए थे, दो क्वेश्चन लगातार साइंस से पूछे गए थे। और अब उसके बाद जो है दो क्वेश्चन लगातार ज्योग्राफी से भी पूछे गए हैं, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? पुराना वल्लित पर्वत भी है ये। विंध्याचल, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, अरावली, अरावली हो गया है, और गिरनार पर्वत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक अगर आप सबसे पूछा जाए तो ये राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू के नजदीक। माउंट आबू के नजदीक राजस्थान में स्थित है भाई अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, नाम ध्यान रख सकते हो, गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंचाई के साथ गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी अरावली की, ये ध्यान रखना है आप सबको। अरावली रेंज राजस्थान में, माउंट आबू के नजदीक, गुरु शिखर भारत में सबसे ऊंची चोटी है अरावली की। अरावली एक वलित पर्वत श्रृंखला आती है, भारत के सबसे पुराना वलित पर्वत आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, वो विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? देन आंसर अरावली हिल्स। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। When was रोलेट एक्ट पास? रोलेट एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, रोलेट एक्ट कब पास होता है? ये बहुत खास है, और ये महात्मा गांधी के युग के समय, आप सब याद रख सकते हैं कि गांधीयन एरा जो था, महात्मा गांधी जी के समय का जो पीरियड रहा था, यहां से ही आप सबके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। और रोलेट एक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का ये फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट था।
पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन, नेशन वाइड मूवमेंट, अगर आप सबसे पूछा जाए महात्मा गांधी का तो आप सब क्या आंसर करेंगे? पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो था वो रॉलेट एक्ट था। कब की बात है? 1919 में रॉलेट एक्ट पास होता है और इसी के खिलाफ महात्मा गांधी ने जो है पहला अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया था। महात्मा गांधी जरूर याद कर लीजिएगा, आप सबको बताया भी हुआ है। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी का जन्म होता है पोरबंदर गुजरात में, और बिल्कुल लास्ट तक 30 जनवरी 30 जनवरी कब इनकी हत्या कर दी जाती है? जरा समय बताइएगा मुझे। नथुराम गोडसे के द्वारा दिल्ली के बिरला हाउस में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है। यहां से लेके यहां तक लास्ट टाइम तक जितने इनके समय के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे आप सबको जो है करवा रखे हैं, उनको ध्यान रखिएगा। आप सब जो है लॉयल क्लासेस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लॉयल क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से डेटर प्लस बी का आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जीके जीएस और मैथ स्पेशल का। उसके साथ साथ एसएससी टेस्ट पोर्टल के लिए भी आप सब जा सकते हैं। एसएससी टेस्ट पोर्टल, जीडी के सभी 76 सेट के टेस्ट आप सबको वहां पे मिल जाएंगे। इसके साथ में बहुत कुछ चीजें भी हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं कि उस क्लास को, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद हाँ, इसी आंदोलन के चलते महात्मा गांधी जो हैं अलग अलग जगह जाते हैं, हरियाणा में आते हैं और यहाँ पर उनकी पहली गिरफ्तारी होती है 10 अप्रैल 1919 को जो है पलवल रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय विंध्य शक्ति? विंध्य शक्ति ने जो है निम्नलिखित में से किस वंश की स्थापना करी थी? कलचुरी, काकतीय, वाकाटक और हर्यक। तो विंध्य शक्ति के द्वारा जो है वाकाटक राजवंश की स्थापना की गई थी। हर्यक राजवंश बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पे पढ़ के आते हो भाई? तो ये मगध में पढ़ के आते हो। मगध में हर्यक राजवंश के बारे में आप सब पढ़ के आते हो, और ये सबसे प्राचीन समय का वंश रहा था हर्यक वंश। इसके फाउंडर का नाम अगर आप सबसे पूछा जाए, इसके फाउंडर का नाम, तो आंसर क्या कर दीजिएगा? बिंबिसार जो है, बिंबिसार इस राजवंश का फाउंडर होता है मगध पे। इसको पितृहर्ता वंश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसी का बेटा अजातशत्रु इसकी हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। अजातशत्रु, फिर अजातशत्रु की हत्या जो है उसका बेटा कर देता है, फिर ये प्रथा चलती है और लास्ट वन जो है नागदशक को जनता अपदस्थ कर देती है, अपने पद से हटा देती है, और फिर शिशुनाग आता है। एक हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आप सबको पढ़ना है? शिशुनाग। मगध में सब पढ़ाएंगे भाई। शिशुनाग, शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना इसी के द्वारा ही की जाती है, शिशुनाग के द्वारा। इसके बाद अगर पूछे जस्ट बाद, तो नंदीवर्धन के द्वारा। नंदीवर्धन कौन सी डायनेस्टी की स्थापना करता है? तो नंद डायनेस्टी की स्थापना की जाती है। नंद डायनेस्टी की स्थापना कौन करता है? नंदीवर्धन। और इसी का अंतिम शासक होता है धनानंद, तो उसको कौन हरा देता है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। और कौन से वंश की स्थापना करता है? मौर्यन। चंद्रगुप्त ये कौन सी डायनेस्टी की स्थापना करेगा? तो मौर्यन वंश की स्थापना करता है, मौर्य। तो लगातार ये 4 डायनेस्टी आप सब जो है याद रखेंगे मगध पे। सबसे पहले हर्यक वंश का संस्थापक कौन होता है? बिंबिसार, याद रखना है। हर्यक वंश से बिंबिसार। अंतिम शासक कौन हुआ था? अंतिम शासक नागदशक, ध्यान रखिएगा। उसी नाग से याद रखोगे शिशुनाग, तो नागदशक को हटा के उसी का माते शिशुनाग गद्दी पर बैठता है और एक नए राजवंश की स्थापना करता है, तो शिशुनाग राजवंश के नाम से जाना गया। शिशुनाग का अंतिम जो लास्ट जो रूलर हुआ था, अंतिम शासक हुआ था शिशुनाग राजवंश का, उसका नाम भी आप सब ध्यान रख लीजिएगा। वहीं से ही निकल के आएगा नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन से नंद डायनेस्टी, ठीक है। और नंद डायनेस्टी का फाउंडर अगर आप सबसे पूछे तो आंसर कर दीजिएगा महापद्म नंद। क्या बताया? महापद्म नंद, नंद डायनेस्टी का फाउंडर। और नंदीवर्धन जो है ये कौन था भाई? ये लास्ट रूलर था। लास्ट रूलर किस वंश का? तो शिशुनाग वंश का। एक दूसरे के साथ नाम कनेक्टेड है इनके। अब जैसे नंद वंश का संस्थापक कौन हुआ था? महापद्म नंद। अंतिम शासक कौन हुआ था? धनानंद। किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कौन से वंश की स्थापना करी थी? तो मौर्यन वंश की स्थापना जो है इसके द्वारा की जाती है। मौर्यन वंश की स्थापना जो है इसके द्वारा की जाती है, ध्यान रखना है। 4 लगातार हो गए हैं मगध के ऊपर। सबसे पहला कौन सा बताया आप सबको? हर्यक। हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, और उसके बाद मौर्य। ये 4 वंश, चारों के फाउंडर याद कर लीजिएगा। हर्यक वंश का कौन हुआ? बिंबिसार। उसके बाद शिशुनाग वंश का कौन हुआ? शिशुनाग।
उसके बाद नंद वंश का कौन हुआ था, तो महापदम नंद। उसके बाद मौर्य वंश का कौन होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और वाकाटक राजवंश का फाउंडर कौन हुआ था, विंध्य शक्ति के द्वारा वाकाटक राजवंश की स्थापना की गई थी, वाकाटक राजवंश। चलो, फाउंडर और उनकी डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब तीसरा है यहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन, इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर डिफीटेड डैश। पानीपत के दूसरे युद्ध में जो है अकबर ने किसे हराया था, राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य, शाहजहां, शेरशाह सूरी और बाबर। जिसने थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़ा है ना वो इस क्वेश्चन का आंसर कर देगा। बाबर से जुड़ी हुई है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर से है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है, 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने किसे हराया था। तो आप कह सकते हैं कि सल्तनत काल का वो पहला शासक था और लोधी वंश का अंतिम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। नाम इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी को हराया था, इब्राहिम लोधी को डिफीट करा था यहाँ पे किसने भाई, बाबर ने। ये पानीपत का पहला युद्ध था। उसके बाद समय आता है राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो है इतिहास में एक उपाधि थी, क्या थी भाई, उपाधि। सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। और ये लास्ट वन था, लास्ट विक्रमादित्य। टोटल कितने हुए थे, लास्ट विक्रमादित्य था टोटल 14। आप यूं कह सकते हैं 14वां विक्रमादित्य ये था। रेवाड़ी का शासक था, हेमू विक्रमादित्य के नाम से इसे जाना जाता है। समय था अक्टूबर 1556 का, ध्यान से सुनिएगा, अक्टूबर 1556 का था। और 1556 में अकबर, अकबर के समय की बात है, अकबर जो है उस समय 13 साढ़े 13 वर्ष की उम्र में जो है राजगद्दी पर बैठता है। इसकी मृत्यु के बाद, हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खान जो इसका संरक्षक होता है, खाने बाबा के नाम से उसे अकबर पुकारता है। तो अक्टूबर 1556 में मुगल सेना को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक का नाम अगर आप सबसे पूछे तो आंसर करिएगा राजा हेमचंद्र या हेमू विक्रमादित्य। फिर से सुनिएगा, अक्टूबर 1556 में किसको हराया था भाई, तो मुगल सेना को हराया, मुगल सेना को डिफीट करता है यहाँ पे। और लास्ट हिंदू रूलर आप कहेंगे जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लास्ट हिंदू रूलर जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक का नाम पूछेगा राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये समय था अक्टूबर 1556 को। उसके बाद 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 को सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। 5 नवंबर 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ये किसके बीच होता है भाई, अकबर और हेमू के बीच होता है। इसमें हेमू की हार होती है, अकबर और हेमू के बीच होता है, हेमू की हार होती है। और पानीपत का थर्ड बैटल अगर आप सबसे पूछे, तीसरा थर्ड बैटल पानीपत का कब होता है, 1761 में होता है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध लड़ा गया था 1761 में। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, 1556 में दूसरा, और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। चलो आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं इसके बाद। Who is the current as on April 2019 DG of World Trade Organization? WTO विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक अप्रैल 2019 तक कौन थे? WTO पहले गेट के नाम से जाना जाता था, GATT, गेट। 1948 में गेट की स्थापना होती है और फिर इसकी जगह ले लेता है WTO 1 जनवरी। WTO इसकी जगह आ जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि WTO की पूर्ववर्ती संस्था का नाम क्या था, तो आंसर कर दीजिएगा गेट जो है WTO की पूर्ववर्ती संस्था थी। 195 कंट्रीज सदस्य के रूप में भी ध्यान रखना है। और 2019 का पूछा है यहाँ पे, 2019 में जो है रोबर्टो एज़वेडो जो है वो डीजी थे। जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि WTO के करंट डीजी जो है वो कौन है, WTO के करंट डीजी डायरेक्टर जनरल महानिदेशक कौन है। थोड़ा सा आप सब करिएगा मेहनत और आप सब यहाँ से जरूर फाइंड आउट कर लीजिएगा, यहाँ से आप सबको काफी चीजें जानने को भी मिलेंगी WTO के बारे में। अभी 2019 का था। क्वेश्चन ये है यहाँ से कि भैया आपके सिलेबस में मेंशन है ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है।
हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो ऑर्गेनाइजेशन से है और वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। Who received the दादा साहब फाल्के अवार्ड इन 2018? इसको 17 कर सकते हैं आप। में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? श्रीदेवी, पंकज तिवारी, रिद्धि सेन और विनोद खन्ना। 2018 में दिया गया था फिर इन्हें, और इनको जो है 65वां आप कह सकते हैं, 65। विनोद खन्ना के बाद किसे मिला था? अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को मिला था। अमिताभ बच्चन के बाद किसे मिला था? तो रजनीकांत को दिया गया है। अमिताभ बच्चन के बाद रजनीकांत। रजनीकांत के बाद अगर पूछेगा तो आप सबसे किसे दिया गया है? आशा पारेख। रजनीकांत के बाद अगर पूछे तो किसे दिया गया? आशा पारेख। उसके बाद अगर आप सबसे पूछे तो किसे दिया गया? वाहिदा रहमान। वाहिदा रहमान को दिया गया है। तो 65, फिर 66, फिर 67, फिर 68, फिर 69, ये भी ध्यान रख सकते हो और समय के साथ भी ध्यान रख सकते हो। 2018, 19, 20, 21 तक आगे बढ़ सकते हैं आप सब। दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है, ये दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का फाउंडर कहा जाता है। फाउंडर ऑफ इंडियन सिनेमा, फाउंडर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। फर्स्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है, इसकी स्थापना होती है 1969 को, और ये पुरस्कार दिया किसे गया था? तो देविका रानी को ये अवार्ड दिया गया था 1969 को। अवार्ड के नाम से अलग से आपके सिलेबस में टॉपिक बनाया गया है अलग से, और उस टॉपिक को आप सब समझिएगा। एक क्वेश्चन अवार्ड से 100% आपके एग्जाम में आना है। देविका रानी आप सब ध्यान रखिएगा, 1969 को उनको ये अवार्ड दिया गया था। तो ये बिल्कुल सीरीज में आप सब ध्यान रख सकते हैं। और दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा के जगत का, भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार पूछेगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड है। किसे दिया गया है और सबसे पहले शुरुआत कब होती है? दो बातें जरूर ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर इसके बाद, with which of the following amendment was सिक्किम included as a state? निम्नलिखित में से किस संशोधन के साथ सिक्किम को एक राज्य के रूप में शामिल किया गया? यानी अब क्वेश्चन आया है पॉलिटी से। ये पॉलिटिकल साइंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बनता है। 22वें राज्य के रूप में सिक्किम अस्तित्व में आता है। कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन होता है और सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का दर्जा दिया जाता है। यह है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। और स्टेट फॉर्मेशन एक टॉपिक आप सब यहां से याद कर सकते हैं। भारत में राज्यों का उदय के साथ स्टेट। 14वां संविधान संशोधन, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीधे सीधे वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएं। 1956 14वां संविधान संशोधन वर्ष 1956 में होता है। 14 राज्य, सॉरी 14 ने 7वां संविधान संशोधन, 14 राज्य अस्तित्व में आते हैं। 14 स्टेट, 14 राज्य जो है वो अस्तित्व में आते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इसके बाद फिर से एक पॉलिटी का क्वेश्चन है। द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश। ये है भारतीय संविधान का बोरोविंग फीचर, कि भाई भारतीय संविधान में से कहां से क्या क्या लिया गया है। जैसे जो बहुत कॉमन से पूछे जाते हैं, अगर आप सबसे पूछा जाए कि कंकरेंट लिस्ट, हिंदी में कहेंगे समवर्ती सूची, ये भारतीय संविधान में कहां से ली गई है। दूसरा, अगर आप सबसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं। तीसरा, अगर आप सबसे पूछा जाए फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज ये कहां से ली गई। बहुत बेसिक सी चीजें हैं। और इसमें यहाँ पे पूछा सिंगल नागरिकता का प्रावधान जो है वो कहां से लिया गया है। सिंगल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। भारत में जो संसद भवन, जो संसद है भारत की, जिसमें लोकसभा है और राज्यसभा है, दो सदन है, ये भी कहां से लिया गया प्रावधान? ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जिन्हें हम लोग कहते हैं,
फंडामेंटल राइट ये कहां से लिए गए हैं? ये अमेरिका से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट। जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य कहते हैं हिंदी में, ये कहां से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं। ये कहां से लिए गए हैं दोस्तों? ये रसिया से लिए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं और बिल्कुल थ्योरी की हम लोग इसमें क्लास कर रहे हैं। आप सब बैच में भी देख सकते हैं, थ्योरी की क्लास करेंगे जिसमें ये टॉपिक आप सबको याद हो जाएगी कि कहां से किस देश से क्या क्या लिया गया है। दो क्वेश्चन पॉलिटिक्स हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। Who was the first chairman of the House Committee of the Constitution Assembly of India? भारत की संविधान सभा के सदन समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा यानी फिर से कॉन्स्टिट्यूशन से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए हैं, 3 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आए हैं, 3 क्वेश्चन ही पॉलिटी से आप सबसे पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से थे, 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से थे, 2 क्वेश्चन साइंस से पूछे गए हैं। तो पहले जो है हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारामैया, डॉक्टर के एम मुंशी और एन गोपाल स्वामी अयंगर अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो कमेटियां बनाई गई थी, कुछ इंपोर्टेंट कमेटियां थी, कुछ एक माइनर कमेटियां भी बनाई गई थी, तो उन्हीं में से एक है हाउस कमेटी और इसके पहले अध्यक्ष थे पटाभी सीतारामैया। एक बार कमेटी पे आप सब ध्यान दे सकते हैं, यहाँ से ये कमेटी है जो आप सबको ध्यान रख लेना है। यहाँ पे माइनर कमेटी में प्रेस गैलरी कमेटी जो है उषा नाथ सेन की अध्यक्षता में बनाई गई थी। हाउस कमेटी ये हो गए हैं पटाभी सीतारामैया। क्रेडेंशियल कमेटी जो है अलादी कृष्ण स्वामी अय्या और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी जो है व्यापार वाली के एम मुंशी, बिजनेस मुंशी करेंगे ना, के एम ध्यान रख सकते हो, के एम मुंशी बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। ये कुछ इंपोर्टेंट कमेटी है यहाँ पे भाई। कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, किस तरीके से करना है रूल ऑफ प्रोसीजर, ये कौन थे भाई? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ही। संचालन समिति जो है राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष भी कौन थे? एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जीवी मावलंकर। असेंबली का नाम आए तो आप ध्यान रख सकते हो, भारतीय लोकसभा के पहले जो स्पीकर थे, अध्यक्ष तो थे वो जीवी मावलंकर ही थे। तो असेंबली वाले के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? जीवी मावलंकर। स्टेट्स कमेटी के कौन थे? राज्य। संघ और राज्य का दोनों का नाम आएगा तो जवाहरलाल नेहरू, आप सब आंसर कर दीजिएगा। एडवाइजरी कमेटी ऑन किस पे भाई? फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइब्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। इसकी 2 उप समितियां भी बनाई गई। 2 चीजें है ना, अलग अलग कर दिया गया, फंडामेंटल राइट को अलग कर दिया गया और माइनॉरिटी वाला जो टॉपिक है इसको अलग कर दिया गया। फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में मुखर्जी हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एडवाइजरी कमेटी ऑन किस पे? फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी, 2 हो गई हैं। अध्यक्ष कौन? वल्लभ भाई पटेल। इन दोनों को अलग अलग करके 2 उप समितियां बना दी गई। माइनॉरिटी में मुखर्जी आ गए हैं और जो आपके फंडामेंटल राइट वाली सब कमेटी है वो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार मिले तो सब पे कृपा हुई, मौलिक अधिकार मिले तो सब पे कृपा हुई, तो जेबी कृपलानी जो है वो फंडामेंटल राइट जो कमेटी बनाई गई थी सब कमेटी, उसके अध्यक्ष थे। और माइनॉरिटी में मुखर्जी थे और सब कमेटी जो बनी थी फंडामेंटल राइट, राइट पे कृपा हुई, मौलिक अधिकार मिले तो सब पे कृपा हुई, तो कृपलानी आप सब ध्यान रखेंगे। उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज के लिए जो है गोपीनाथ बारदोली, गोपीनाथ बारदोली का ध्यान रखेंगे, जरा कमेंट करके बताइएगा गोपीनाथ बारदोली जो है आपका एयरपोर्ट कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ही ध्यान से देखना, वहां पे आप सबको आंसर भी मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज के लिए अगर पूछे तो गोपीनाथ बारदोली आप सब आंसर कर दीजिएगा। हाउस कमेटी के अध्यक्ष जो आप सबके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है तो कौन थे? पटाभी सीतारामैया। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। Who is known as the father of the modern Olympic Games? आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ गया है, 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के आने हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल और अगर पूछा जाए प्राचीन ओलंपिक खेल, एंशियंट, 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एंशियंट ओलंपिक खेल और मॉडर्न ओलंपिक खेल। इन खेलों की शुरुआत जो है कब हुई थी? ये पेपर में बहुत बार आए हैं, कब हुई थी? लास्ट टाइम आप सबको पता है टोक्यो का ओलंपिक हुआ था, टोक्यो 2020, और नेक्स्ट ओलंपिक जो होना है वो आपका 24 में 2024 में होना है, पेरिस में 2024 का। एंशिएंट ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व होती है, 776 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत होती है।
मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई थी। 1896 में इसकी शुरुआत होती है। आप इसे समर ओलंपिक के नाम से जानते हैं। समर ओलंपिक 1896 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पियरे डी फ्रेडी और ब्रेरन डी क्यूबर्टीन जो हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक हो गए हैं। एंशिएंट ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में शुरुआत होती है प्राचीन ओलंपिक खेलों की। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में होती है। टोक्यो जापान में 2020 का ओलंपिक हुआ था। और 2024 में जो है आगे आने वाला ओलंपिक पेरिस में खेला जाएगा। पेरिस में। चलो स्पोर्ट्स से बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, इसलिए कह रहा हूं ना, टू द पॉइंट हम सबको यहाँ से पढ़ना है। Which among the following teams was the first one to win the Women's Hockey World Cup? Which among the following teams? हॉकी के विश्व कप से पूछा है, स्पोर्ट्स के दो क्वेश्चन आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टीम महिला हॉकी विश्व कप जीतने वाली पहली टीम थी? अगर आप सबसे पूछा जाए मेंस हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन जो है वो कहां पे किया गया था? बताओ जरा कमेंट करके। कौन सी महिला हॉकी टीम दुनिया में पहली महिला हॉकी टीम बनी थी जिसने विश्व कप जीता था? दुनिया की नहीं कहेंगे, पहली बार महिला विश्व कप जीतने वाली पहली महिला टीम कौन सी थी भाई? तो नीदरलैंड्स के द्वारा जो है पहली बार वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप जीता गया। 2023 का विश्व कप का आयोजन कहां पे हुआ था? भारत के उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है इसका फाइनल मैच खेला गया था, इंडिया में, और आप कह सकते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। हॉकी विश्व कप 2023 जो उड़ीसा भुवनेश्वर में खेला गया था, पुरुष हॉकी विश्व कप जीतने वाली टीम कौन थी? कौन सी टीम यहाँ पे विजेता रही? ये कंप्लीट एनालिसिस हो गया है आपका यहाँ पे एग्जाम का। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम के साथ। लगभग 10 प्रीवियस पेपर के साथ मॉक टेस्ट भी जो है यहाँ पे आप सबके लिए अपलोड कर दिए गए, आप सब जाके ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस भी है और फुल मॉक टेस्ट है 200 क्वेश्चन के भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।